So, good morning, students. Now we are starting with the next unit, that is third unit, जिसको कि हम डायनामिक्स भी बोलते हैं. काइनेमेटिक्स में हमने क्या किया था? We study motion of body without knowing its cause. लेकिन डायनामिक्स में हम क्या बात करेंगे? We will discuss about motion of body by knowing its cause. कि अगर बॉडी मूव कर रही है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, तो उसका रीज़न क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी कंसिडर द टर्म फोर्स, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स. तो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ पुश और पुल, पुश और pull, which produces or tends to produce, stops or tends to stop the motion of a body, or it changes the direction of motion of a body. इसका मीनिंग ये है कि हम फोर्स बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं. मान लो अब यहाँ पर कोई भी ये पेन है, मैंने अगर इसको मूव करवाना है तो मैं क्या करूँगी? इस पर यूँ फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई करूँगी. तो आई एम, तो ये क्या हो गया? पुश, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है वो मूव करेगी. और दूसरी चीज़ इसमें कही कि बॉडी जो है इट इज़ द पुश ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस. अब एक दीवार ले लो, उस दीवार पे खूब जोर लगाओ आप अपना, क्या वो मूव कर जाएगी? तो दैट मीन्स कि जितनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो उससे बॉडी के अंदर मोशन सेटअप होने की कोशिश है, लेकिन हो नहीं पाई. क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जितनी फोर्स की ज़रूरत थी हम वो नहीं अप्लाई कर पाए. अगर इस दीवार को मूव करवाना है, इसको अपनी जगह से हिलाना है, तो आपको बुलडोज़र लाना पड़ेगा जिससे ये दीवार हिलेगी. या आप ज़ोर ज़ोर से इस पर हिट करोगे किसी बड़े डिवाइस के साथ, तभी मोशन सेटअप हो पाएगी. इसी तरीके से अब एक बॉल आ रही है, उस बॉल को मूव करती को आपने पकड़ना है, आप पकड़ सकते हो, यू विल अप्लाई फोर्स, उससे पकड़ लोगे. लेकिन अगर आप चलती गाड़ी के आगे खड़े हो जाओ, क्या आप उसकी मोशन को स्टॉप कर पाओगे? इसलिए हम इसमें कह रहे हैं कि इट इज़ द पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ ए बॉडी. उसके बाद ये आता है कि अगर आप बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करना चाहते हो, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया अबाउट सर्कुलर मोशन, तो वो भी कब पॉसिबल है? व्हेन वी आर अप्लाइंग द फोर्स. अब फोर्स के बाद हमारे पास टर्म आती है इनर्शिया. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी to change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line, or to change the direction of motion of the body. अब ध्यान से देखिए, इनर्शिया में हमने कहा है, इसका क्या मीनिंग बताया है कि इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर बॉडी एक मोशन में जा रही है तो वो उसी में चलती जाएगी. अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो वहीं पर उसी जगह पर रहेगी. क्यों रहेगी? ड्यू टू इनर्शिया. उसने कहा कि इनर्शिया जो है बॉडी की इनएबिलिटी है कि वो अपने आप कोई भी स्टेट नहीं चेंज कर सकती. अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिए तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस the two are, you can say, complementary to each other. एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं. इसका भी यही मीनिंग है कि बॉडी अपने आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, चाहे वो रेस्ट की है या मोशन की है या उसमें डायरेक्शन का चेंज होना है. और ऊपर भी हमने यही कहा है कि अगर बॉडी में किसी तरह की चेंज लानी है तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. अब इसके बाद
एक मैंने यहाँ नोट लिखा है, इसको समझने की ज़रूरत है कि मास ऑफ अ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। अब इसका क्या मीनिंग है? आप ऐसा करिए कि आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो। अब दो बॉल्स ले लीजिए, ए एंड बी, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी मान लो इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमने दोनों बॉल्स को रेस्ट पे लाना है तो चेंज इन वेलोसिटी सेम इन बोथ द केसेस। तो एक ये जो बॉल ए है दिस इज हैवी और जो बॉल बी है दिस इज लाइट। तो वी विल ऑब्जर्व कि बॉल ए को रोकने के लिए लार्ज फोर्स इज टू बी अप्लाइड। ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। अरे है ही बात है। आप देखते हो कि एक इतनी बड़ी बॉल है, एक छोटी सी बॉल है, इसको रोकने के लिए आप ऐसे करके पूरा जोर लगाओगे और छोटी सी है उसको ऐसे करके पकड़ लोगे। तो वेलोसिटी दोनों में सेम थी, दोनों को रेस्ट में लाना यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज द सेम। क्यों ए बॉल को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ी? का उसका मास ज्यादा है, तो दैट मीन्स उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है, दैट मीन्स उसकी इनएबिलिटी ज्यादा है। जिस भी स्टेट में इमोशन में वो कहती मैंने मूव ही करना है, तो अगर आप उसको रोकना चाहते हो तो लार्ज फोर्स इज टू बी रिक्वायर्ड। तो इसलिए आपने इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि मास ऑफ अ बॉडी इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। सो नाउ वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट इनर्शिया। जैसे कि आपने ध्यान से डेफिनेशन देखी है, तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। इनर्शिया इज ऑफ थ्री टाइप्स। हाँ भाई, सोचिए जरा, बता सकते हो कि थ्री टाइप्स की कैसे होगी? नंबर वन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नंबर टू, हाँ जी बोलिए, नंबर टू क्या होगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और फिर थर्ड क्या आएगा? थर्ड विल बी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो ये इसकी तीन टाइप्स बनेगी। तो हम पहली लेते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो उसी पोजीशन में रहना चाहती है। तो यानी कि इनएबिलिटी ऑफ बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ, टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। आप इसके जरा देखिए एग्जाम्पल्स। पहली बात तो अगर हम नॉर्मल करें कि ये तो हम मोशन के साथ रिलेटेड ले रहे हैं। अगर आप एक बार टीवी के आगे बैठ जाओ, क्या होता है? ठीक है, मैं अभी उठती हूँ, बस ये सीरियल ख़त्म हो जाए, तो जैसे वो सीरियल ख़त्म हो गया दूसरा शुरू होता है, बस इसको देखना, इसके बाद नहीं। फिर अरे ज़रा देखूं कि उस चैनल पे क्या रहा है। ऐसे करते करते मूड बनाते बनाते आप 1 घंटा लगा देते हो। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ इनर्शिया। कि नहीं पढ़ना, जिस मूड में बैठे हो, एंटरटेनमेंट के मूड में बैठे हो, उसी में बैठा रहना चाहते हो। फिर क्या होता है? जोर से डांट पड़ती है मम्मा की, क्या कर रही है, इतनी देर की टीवी देख रही है, उठ यहाँ से। तो फिर फटाफट उठते हो। तो वो क्या है? वो फोर्स है जो आप पे लगी और आप उठ के गए। सो इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं। अब इसमें हम जो एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे हम कहते हैं कि a carpet is beaten with a stick, then dust particles are removed from it। आप चाहते हो कोई भी कपड़ा है, मतलब इस तरह का कारपेट है, उसके अंदर बहुत डस्ट है, वैक्यूम क्लीनर मेरे पास है नहीं, डस्ट को मैंने रिमूव करना है। सबसे आसान तरीका क्या है? 2% पकड़े, ऐसे ऐसे पकड़ के आप उसको
झाड़ो। या आप एक अकेले ही हो, उसको स्टिक से बीट करना शुरू किया, क्या होगा उससे? तो जो पार्टिकल जो आपकी कारपेट है वो मोशन में आ गई। जब उसको आपने स्टिक से मूव किया या आप यूं पकड़ के उसको मूव करवा रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, those dust particles will tend to remain in the state of rest due to inertia. So automatically those particles will be get separated and they will fall from the carpet. अब आपको एग्जाम में ये नहीं आना कि व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, गिव इट्स 3 एग्जांपल्स। वहाँ तो बेटा 1 मार्क में इस तरह से ये रीजनिंग बन के क्वेश्चन आएंगे कि when carpet is beaten with a stick what will happen, why carpet is beaten with a stick, इस तरीके से। अब इसमें दूसरा आप इसी तरीके से सोचिए कि अगर मान लीजिए आप बस के अंदर ट्रैवल करने लगे हो, बस के अंदर सीट तो आपको मिली नहीं, आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप इस तरीके से खड़े हो, कोई सपोर्ट नहीं लिया, एकदम बस चली, क्या होगा? यू विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। यू आर स्टैंडिंग इन अ बस एंड व्हेन बस सडनली स्टार्ट्स यू विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों? व्हाई? क्या हुआ? बेटा जो आपके पाँव है वो बस के फ्लोर के साथ है। जैसे ही बस चली, बस मोशन में आई, तो जो पर्सन का लोअर पार्ट है दैट विल कम इन मोशन along with motion of bus, but upper part will remain in the state of rest due to inertia. तो क्या हुआ? आधा पार्ट मोशन में, आधा पार्ट रेस्ट में, तो नेचुरली बॉडी इक्विलिब्रियम में तो रही नहीं, तो बॉडी विल फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो इस तरह से, अब इसी तरीके से इफ यू शेक द ब्रांच ऑफ अ ट्री देन फ्रूट ऑन द ट्री विल फॉल डाउनवर्ड, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इस तरीके से आपको ये रीजनिंग की प्रॉब्लम्स जो हैं वो लेनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें हम क्या कहेंगे? इनएबिलिटी of body to change by itself its state of motion, its state of motion along a straight line। कि इसमें बात हम ये कर रहे हैं कि अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इनर्शिया ऑफ मोशन इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड। रेजिस्टेंस ही होगी ना कि उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं होने देना, मूव कर रही है, करते रहे। पर यहाँ पर इन द लाइटर वे अगर तुम पढ़ रहे हो, यहाँ ये वाली इनर्शिया अप्लाई नहीं होती। मैंने कहा कि टीवी देख रहे हो तो अभी उठी करते 1 घंटा लगा देते हो। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं कि बड़ी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, उसको मम्मा आवाज़ भी दे रही है, वो कहेगा बस अभी आया, वो शायद जो परसेंटेज है दैट विल बी 1% ओनली। अदरवाइज़ क्या है? अरे मम्मा की आवाज़ देने की बात भी नहीं है। जैसे ही आप पढ़ रहे हो अच्छी तरह बैठे पूरी कंसंट्रेशन से, बाहर आवाज़ सुनाई दी, ओ ये तो ना बुआ आई है, ये तो मौसी आई है, ये आई भी वो मौसी है जो खूब गिफ्ट्स रखती है, चलो भाग के। अरे इतनी कंसंट्रेशन, वो 1 सेकेंड लगता ब्रेक होने में, भाग के बाहर। तो वहाँ पर इनर्शिया काम नहीं आ रही। तो इनर्शिया ऑफ मोशन की हम अब एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं। इसमें हम ये कहते हैं कि इफ ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस इज इन मोशन, बस चल रही है। आप एक चीज़ नोटिस कर लेना, तो बस चल रही है पूरी एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अलोंग द पर्टिकुलर डायरेक्शन। आप अगर वहाँ पर ऐसे खड़े हो बगैर किसी चीज़ को पकड़े, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप खड़े रहोगे। लेकिन जैसे ही उस ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो क्या होगा? एकदम आगे को गिरोगे, यू विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन।
Now why you will fall in forward direction? तो बेटा उसका यही रीजन है कि अब आप तो बिल्कुल ऐसे खड़े थे straight. When brakes are applied by the driver of the bus suddenly stops. The lower portion of the body which is in contact with bus, that will come in the state of rest, but upper portion will remain in motion due to inertia. Due to this inequilibrium, the person will fall in the forward direction. इसी तरीके से आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है कि गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म पे आ गई, अभी रुकी नहीं है, थोड़ी थोड़ी चल रही है, तो लोगों की कोशिश होती है कि चलो भाई हम तो उतरे, सबसे पहले उतर जाए, कहीं ऐसे ना हो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुके ही ना और हमें आगे ले जाए. तो क्या होता है, आप ध्यान से अगर देखोगे तो वो पर्सन जब उतरेगा उसी डायरेक्शन में जिस तरफ को गाड़ी चल रही है, और एकदम वो अपने पाँव प्लेटफॉर्म पे नहीं रखेगा, बल्कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है धीरे धीरे वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एक्चुअली अगर चलती बस या ट्रेन में से आप उतरने की कोशिश कर रहे हो, आप इस चीज़ का ध्यान नहीं देते, सीधी ऐसे छलांग लगाई, तो यू विल फॉल in the forward direction due to inertia of motion. और जो मैंने दूसरी चीज़ बताई थी उसमें क्या है कि पर्सन ने छलांग तो लगा दी, लेकिन एकदम वो रेस्ट पे नहीं ना आया, तो उसकी बॉडी जो है पूरी मोशन में है और वो धीरे धीरे उसको रेस्ट में ला रहा है, तब ये इनइक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब इसी तरीके से एक प्लेयर है, उस प्लेयर ने लॉन्ग जंप या हाई जंप लेना. क्या करता है वो प्लेयर? लॉन्ग जंप या हाई जंप लेने के लिए देखो, आपने देखा है कि यहाँ पर आके उसने जंप करना है और वो पीछे से कहाँ से भागता हुआ आ रहा है. मेरे जैसा कहेगा अरे ये तो पहले ही थक जाएगा, पास में कर लेता. क्यों वो दूर से चलते भाग के आ रहा है? टू ब्रिंग होल ऑफ द बॉडी इन मोशन, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जंप ले पाएगा. मेरे जैसा अनाड़ी पर्सन क्या होता है, नज़दीक से जंप लेने की कोशिश करता है और जाके गिर जाता है. सो द पर्सन विल फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो इफ अ प्लेयर इज कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस while taking long jump or high jump, so then that person will be successful because whole body will come in the state of motion. And then we take inertia of direction. Inertia of direction क्या है? Inability of body to change by itself, to change by itself its direction of motion. कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो तो उसी में रहना चाहती है. अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू अप्लाई फोर्स. तुम्हें याद है मैंने कल तुम्हें जब सर्कुलर मोशन की बात कर रही थी वहाँ ये चीज़ बताई थी कि अगर आप एक स्टोन को सर्कुलर पाथ पे घुमाना चाह रहे हो तो आप क्या करते हो कि एक एंड जो थ्रेड का है यू विल टेक इन योर हैंड and you will move that thread like this, and when you are moving the thread like this, that means you are applying force on the stone. ऐसे जैसे ही गलती से आपके हाथ से धागा छूट गया तो that stone will fall tangentially, क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसे मूव कर रहा था तो उसकी डायरेक्शन फोर्स की वजह से चेंज हो रही थी. मान लो जैसे वो यहाँ पहुँचा, मेरे हाथ से धागा छूट गया, तो यहाँ से उसकी मोशन की है क्या? टेंजेंशियल टू द पाथ एट एनी पॉइंट, तो वो स्टोन इस तरीके से टेंजेंशियली मूव कर जाएगा. ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, बारिश वाले दिन मड सा इकट्ठा हो जाता है और आप देखिए, आप पास से निकलिए तो वो जो मड पार्टिकल्स हैं वो आपके फेस पे आएंगे, अपर पोर्शन पे आएंगे, नीचे नहीं. अगर कोई साथ से व्हीकल गुजर रहा है, क्या हुआ
कि जैसे ये व्हीकल गुजर रहा है, मड पार्टिकल्स उसके साथ लग गए। अब कुछ मड पार्टिकल्स को तो पर्टिकुलर फोर्स मिल गई, वो तो व्हील के साथ ही मूव करते रहते हैं, जिनको पर्टिकुलर सेंट्रिपिटल फोर्स मिल गई। अगर किसी पार्टिकल को वो सफिशिएंट नहीं मिली तो वो मड पार्टिकल यूं टेंजेंशियली फॉल करेगा, जिसके अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन उसके पास से गुजर रहा है, दैट पर्सन विल एक्सपीरियंस दोज मड पार्टिकल्स। सो लाइक दिस, ये जो मैंने आपको इनर्शिया के बारे में समझाया है, तो ये जितने भी मैंने आपको रीजनिंग की प्रॉब्लम्स दी हैं, इस तरह की और भी हो सकती हैं। तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, यू हैव टू रादर अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो लर्न तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी एंड यू कैन एक्सप्लेन द रीजन। अब इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट लेते हैं व्हाट इज वेरी इंटरेस्टिंग, और आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? जल्दी जल्दी लिखते हैं। एवरीबडी रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। अब इसको जरा हम अंडरस्टैंड कर लें कि क्या कहा है। फर्स्ट लॉ में उसने ये कहा है कि एवरीबॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled by some external force to change that state। अब बेटा यहाँ पर जब मैं ये लिखती हूँ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, तो इसमें हमारी ये बताने की कोशिश है कि फोर्स इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इवन व्हेन देयर विल बी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो लॉ है, दिस कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहले पार्ट में हम ये ले सकते हैं कि इसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि इफ अ बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन दैट स्टेट। अब इसका आप एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, आप कहोगे बिल्कुल सही है। ये एक टेबल के ऊपर बुक पड़ी हुई है, बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, पड़ी है, पड़ी रहेगी, कितने ही दिन पड़ी रहेगी। अगर आप उस बुक को उसकी पोजीशन से नहीं हटाते, कोई उसको वहाँ से कहते हैं पुश नहीं करता, तो वो बुक अपनी उसी पोजीशन के ऊपर रहेगी। तो दैट में ये सही बात है। और इसमें एक्चुअल प्रैक्टिस में देखें तो ये जो बुक का वेट है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो उसका रिएक्शन है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि कोई फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही। अब मान लीजिए कि एक बहुत मोटी किताब है, आप बेचारे कहते हैं बेचारे से टेबल के ऊपर जो बहुत ही कमज़ोर है रखते हो, जैसे ही किताब रखी, अभी रखी है था नीचे, तो क्यों गई भाई? क्योंकि बेटा उसको सपोर्ट नहीं मिली। जो बुक का वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा ही। अब जैसे ही वो गया, उसने उस टेबल को प्रेस किया इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर वो सॉलिड टेबल है तो दैट टेबल विल एक्सर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन द बुक इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द टू फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर। ठीक होगी बात? लेकिन अगर वो टेबल कमज़ोर है तो जो फोर्स है उसकी वजह से उसको सपोर्ट तो हुआ नहीं, तो नेट फोर्स किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तो वो बॉडी मूव हो गई। तो फिर तो होगी ही जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग गई। सो क्लियर हुई ना बात? तो इसमें हम ये कह रहे हैं
कि a book lying on the table will remain on that very table until and unless that book is picked from that very position or we apply some force on it. अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है कि अगर एक बॉडी मोशन में है, a body is moving let's say with a velocity of 5 meter per second in the along the positive direction of x axis, तो वो कहता है वो उसी तरफ को चलती जाएगी. एक बॉल है, आपने उसको ज़मीन के ऊपर चला दिया, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जा रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो उधर को चलती रहेगी? नहीं होता. कहाँ होता है बेटा? ज़रा बॉल को मूव करवा के देखो, कहीं ना कहीं जाके वो रुक जाती है. तो फिर ये इसका मतलब क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ फेल हो गया? बात समझ आई ना कि बॉल को मूव करवाया था ग्राउंड के ऊपर, तो अब उसको तो चलते ही रहना चाहिए था. मैंने तो उसको पकड़ा नहीं, किसी ने भी उसको पकड़ा नहीं, तब भी वो क्यों रुक गई? क्योंकि हमें लग रहा है कि हमने उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं की, लेकिन उस पर फोर्स एक्ट हो रही है. कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है? एयर रेजिस्टेंस. उसके ऊपर फोर्स एक्ट हो रही है, force of friction between that ball and the ground. So due to those forces, ball will come in the state of rest. Suppose you minus all these forces, then body will remain in that very position only. उसी velocity से वो move करती रहेगी. So this is about the first law. अब इसके बाद हम यहाँ से आपको एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जस्टिफाई इट. क्या क्वेश्चन आया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, जस्टिफाई इट. तो इसको ध्यान से देखो, तो हम ये कहेंगे, हमने फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन लिख दी, तो उसके बाद हम क्या कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ body remains in the state of rest or of uniform motion along a straight line until and unless some external force is applied on it. It means that body cannot move by itself, body cannot change by itself its state. So that is what, that is inability of body to change by itself its state, which is known as inertia. ठीक होगी बात. इसी तरह से आपको इसमें क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट लॉ गिव्स अस डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट. तो इसमें हम क्या कहेंगे? अब क्या है, फोर्स की डेफिनेशन दे दो कि फोर्स इज द पुश और पुल which will produce or stop the motion of the body, and that thing is also given in this law. So that means from this first law we are getting the definition of the force. तो इस तरीके से आपको इसमें 2-3 तरीके से ये जो फर्स्ट लॉ है इसके बारे में पूछा जा सकता है, and you have to give all these definitions. Now next you see कि हमने अभी तक इसमें फोर्स का मीनिंग, इनर्शिया का मीनिंग समझ के न्यूटन फर्स्ट लॉ को उसके साथ कोरिलेट किया. सो थैंक यू.